हाय एवरीवन, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक चल रहा है कि री नीट होगा या नहीं होगा। मोस्टली पेरेंट्स का यही सवाल है और स्टूडेंट्स का यही सवाल है और बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है सबके मन में कि री नीट होगा या नहीं होगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि रीनीट अगर हो जाता है या नहीं हो जाता, उसका आपकी एडमिशन्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मैं आज की ये जो वीडियो है 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा आप सबके लिए। सबसे पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि रीनीट होगा या नहीं होगा, और अगर रीनीट होगा या नहीं होगा उसका आपके एडमिशन्स पे क्या इम्पैक्ट है। सेकंड पार्ट में मैं इसका इम्पैक्ट कुछ एक स्कोर पर आपको बताऊंगा, यानी कि जो लगभग जस्ट क्वालिफाइड से लेकर 600 तक का स्कोर है उस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। और जो थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यानी कि जिनका स्कोर 600 अबव है उन पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा देगी, आपके डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगी, और आपको इसको पूरा एंड तक देखना चाहिए। और जो आपके साथी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, वो उन तक पहुंचनी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रीनीट होगा या नहीं होगा। तो एज पर अभी हम जितनी भी गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं, जितने भी नई न्यूज़ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आ रहे हैं, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि रीनीट दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि 24 लाख 25 लाख बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा से लेना और वो सारा सेटअप लेकर आना, बहुत सारी चीज़ों में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एनटीए से कुछ गलतियां हुई हैं तो उसमें क्या फ्लॉज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इन बिटवीन, है ना, उसको 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में ठीक नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इसमें जंप इन करेगा, कोई ना कोई कमेटी बिठाएगा, कोशिश करेगा कि अगली बार ये गलतियां ना हो। उसके लिए एक बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो सब गलतियां, वो सब फ्लॉज जो भी बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर हम उसके जो वो था ऑर्डर था उसको सुनते हैं, वो ये कहता है कि 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होगी। बट साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया था कि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अगर काउंसलिंग ही स्टार्ट हो गई तो इन बाकी सब बच्चों का रीनीट कैसे कर सकते हैं। तो अगर इन सबको समझे हम, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है कि रीनीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब हम जब ये जान चुके हैं कि एक सिनेरियो ये समझते हैं कि रीनीट नहीं हो रहा, तो उसका आपके एडमिशन्स पे क्या इम्पैक्ट है। अगर रीनीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि 6 जुलाई से आपकी काउंसलिंग पूरी तरह स्टार्ट हो जाएगी, और काउंसलिंग ऑलरेडी डिलेड है कुछ दिनों से, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि काउंसलिंग बहुत तेजी से चलेगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, कॉलेजेस की डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उतना ही कम समय मिलेगा। तो अगर आप इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका बजट आपको अलाउ करता है, आपके स्कोर्स आपको अलाउ करते हैं उस बजट पे, तो आई थिंक आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए। हम द राइट एडमिशन पे सिर्फ उन्हीं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उन्हीं बच्चों के डॉक्यूमेंट्स सजेस्ट करते हैं जो हमारे साथ हमारी प्रीमियम काउंसलिंग ले रहे होते हैं। तो मैं बहुत सारे पेरेंट्स से ऐसे मिलता हूँ जो कहते हैं कि सर आप क्या ऐसा खास डॉक्यूमेंट्स में दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स तो ऑनलाइन अवेलेबल ही हैं, हम तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई खास अलग से डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए होंगे। तो उनको लगता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सारे कंप्लीट है। बट जब वो हमसे जुड़े तो उनको एहसास हुआ कि अरे यार, ये डॉक्यूमेंट तो इनकम्प्लीट था, या जिस डॉक्यूमेंट को हम करेक्ट मानकर चल रहे हैं वो करेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, इसके साथ और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो उन्होंने अभी इस समय में, मतलब रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन रीडिंग न्यूज़ या फालतू की डिबेट्स में घुसने के बजाय, उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए। तो आप इस समय को यूज़ कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए, किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से जुड़िए, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, इंश्योर कीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे करेक्ट हों, इनकम्प्लीट ना हो, पुराने ना हो, है ना, स्कूल से जो जो चीज़ें चाहिए वो सब आपके पास हों। उसके बाद आप इंश्योर कीजिए कि आपकी एक प्रॉपर वर्किंग हो रखी हो आपके कॉलेजेस के ऊपर, कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसका बजट क्या रहने वाला है, उसके ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, उन सबको आप प्रॉपरली स्टडी कीजिए।
उसके बाद आप अपने कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कीजिए, वहां पर उन कॉलेजेस को विजिट कीजिए, देखिए। आप अपने आप जाकर, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने नोट किया है कि वो अपनी स्टेट छोड़कर नहीं जाना चाहते, या वो अपनी सिटी के आसपास ही कॉलेज लेना चाहते हैं, चाहे उनकी सिटी के आसपास बहुत बेकार कॉलेज ही क्यों ना हो, यानी कि जिसका हॉस्पिटल भी बहुत बेकार हो, पेशेंट इनफ्लो भी नहीं है और फीस बहुत हाई है, वो उसके बावजूद भी वहीं पे ही रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जब इतना सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आपके बच्चे ने 2 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए नीट में, आप अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए ड्रॉप ले रहे हैं कि मतलब कि मुझे अपने घर के पास रहना है, तो मेरे को लगता है कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको एक अच्छे कॉलेज में भेजना जरूरी है। घर के पास या घर के दूर वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आप बिना कॉलेजेस को विजिट किए उन कॉलेजेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, या आप अपने बच्चे को, आप जो कॉलेजेस हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी ऐसे कॉलेज के साथ जो आपको मिल ही नहीं सकता। तो आपको ग्राउंड रियलिटी को समझ के अपने कॉलेजेस का सिलेक्शन करना होगा। विजिट कीजिए एंड देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद भी वो कॉलेज अच्छा नहीं है, आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो आप जरूर ड्रॉप लीजिए, बट एटलीस्ट अपने सारे ऑप्शंस को समझिए। अब सेकंड सिनेरियो मान लेते हैं कि री नीट हो जाता है। अगर री नीट हो भी गया तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप समझिए कि एक चीज बहुत श्योर है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे, उनको काफी लंबा गैप हो गया अपनी पढ़ाई छोड़े हुए। और जो अब अगला एग्जाम होगा नीट का, वो भी 100% श्योर है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। यानी कि एनटीए इंश्योर करेगा कि वो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, हर कोई बच्चा उसमें बहुत हाई स्कोरिंग लेकर ना आ पाए। तो जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो आप सोचिए कि बच्चा ऑलरेडी आउट ऑफ टच है, तैयारी कर नहीं रहा है, और एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो सबके मार्क्स नीचे गिर जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं सिनेरियो आप समझिए कि सेम रहेगा। जो बच्चा आज 650 नंबर लेकर आ रहा है, उसके मार्क्स गिरकर कहीं ना कहीं 590, 600, 580 के आसपास आ जाएंगे। जो बच्चा आज 500 मार्क्स लेकर आ रहा है, उसके मार्क्स गिरकर कहीं ना कहीं 450 के आसपास आ जाएंगे। जो बच्चा 300 वाला है वो भी नीचे गिरेगा उसको स्कोर। तो सबका स्कोर ही जब नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिस बच्चे के 250 आए हैं और वो बच्चा मतलब अब 3 महीने से कोई तैयारी भी नहीं कर रहा, उसको 20 दिन हम तैयारी के लिए देंगे, तो वो 250 से सीधा 700 पे पहुंच जाएगा, या 250 से सीधा 650 पे पहुंच जाएगा। यानी कि जब मोस्ट इजी एग्जाम आया था तब हमारा स्कोर कम था, तो मोस्ट डिफिकल्ट के अंदर हम बहुत ज्यादा मार्क्स कैसे लेकर आएंगे? ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। तो जब सबके ही मार्क्स ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोबारा से सब सेम पोजीशन पे ही स्टैंड हो जाओगे। अगर आज हमें ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 650, 660 पे बंद होने वाले हैं, तो अगर रीनीट हो गया, सबके स्कोर नीचे गिर गए, तो वो 600, 610 पे दोबारा से बंद हो जाएंगे। यही इंपैक्ट होगा, इससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली सबका स्कोर भी नीचे आ गया। तो आप सब जिस पोजीशन पे आज खड़े हैं, कल भी उसी पोजीशन पे खड़े हैं। जिसको आज प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, उसको कल भी प्राइवेट कॉलेज ही मिल रहा है। जिसको आज गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, उसको कल भी गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल रहा है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि रीनीट हो या ना हो, आपके एडमिशन का प्रोसेस या आपके मिलने वाले कॉलेजेस लगभग सेम है। रीनीट होने से आपके सीट्स इंक्रीज नहीं हो जाएंगी एमबीबीएस में। तो आप जितनी जल्दी इस ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे, आप उतना ही बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे। अब मैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पे जंप करूंगा। तो सेकंड पार्ट के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि जिन बच्चों का स्कोर जस्ट क्वालिफाइड से लेकर 600 तक का है, तो रीनीट होने का या ना होने का उन पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो जो बच्चे स्कोर रेंज में है, सबसे पहले तो उनको एक चीज अपने आप से आंसर करनी है, उनके पेरेंट्स को आंसर करनी है कि उनको एक चीज की क्लैरिटी थी जब एग्जाम देकर आया उनका बच्चा, एग्जाम दे रहा था, है ना। तो एक चीज की उन सबको क्लैरिटी थी कि उन सबको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, उन सबको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा इंडिया में। तो आप ये बताइए कि जब आपको इस चीज की क्लैरिटी थी, तो क्या आप इस चीज के लिए रेडी थे कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उस बजट के अंदर जाएंगे? अगर आप उस टाइम पे एग्रीड थे, तो यानी कि आप इस टाइम पे भी एग्रीड हैं। और अगर रीनीट होने के बाद भी ये स्कोर रहता है, तब भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट नहीं करना चाहिए।
आपको अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, कॉलेज विजिट करो और उस प्रोसेस के ऊपर चलिए। हमें कुछ ना कुछ काफी हद तक क्लियर था, तो हमें इस फालतू की न्यूज में घुस के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी वो बहुत तेजी से होगी, आप सबको समय ही नहीं मिलेगा उस चीज को कवर अप करने के लिए। और मान लीजिए कि अगर आपका बजट नहीं है या वो आपको अलाउ नहीं करता था, आप पहले से ही कहीं ना कहीं श्योर थे कि अगर ये स्कोर आया हमें प्राइवेट लेना पड़ा, तो हम प्राइवेट नहीं लेंगे, हम किसी और कोर्स में चले जाएंगे या हम ड्रॉप लेके अगले साल गवर्नमेंट के लिए ट्राई करेंगे। तो आप सबको ये रीनीट होगा नहीं होगा इसके ऊपर फोकस ना करके अभी से ही कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए और अगले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप अगले साल अच्छा स्कोर लेकर आए और अपने एक बजट के अंदर, अपने एक ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सके। अब हम वीडियो के थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जिन बच्चों का स्कोर 600 प्लस है, 620, 30, 40, 50, 700 इस रेंज का स्कोर है, उनका रीनीट होने या ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए कि वो बच्चे कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो गवर्नमेंट नहीं तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं पर ले सकते हैं। तो उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या हमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो अगर रीनीट हो जाता है तो थोड़ा सा स्कोर डाउन जरूर आएगा, बट जो ऑप्शंस अभी आपके पास अवेलेबल हैं दोबारा से वही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो अगर आपकी स्टेट में आपको लगता है आपकी सीट निकल सकती है स्कोर पे, या आपको लगता है कि भाई आप ऑल इंडिया में कहीं पे कोई सस्ता प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए रेडी हैं, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रीनीट होगा या नहीं होगा ये आपके हाथ में नहीं है ना। आपके हाथ में क्या है कि आपके हाथ में अभी आपका स्कोर है। आपको ये देखना कि आप अपने स्कोर के ऊपर बेस्ट ऑप्शन क्या क्या निकाल सकते हैं, कहां कहां पर वो ऑप्शन निकल सकता है आपका, और क्या आपके लिए वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, क्या आपने अपने सारे कॉलेजेस को प्रॉपरली स्टडी किया है। तो इस समय को यूज कीजिए, भगवान ने आप सबको एक चांस दिया है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में, अपने कॉलेजेस को तैयार करने में। तो अगर रीनीट होगा या नहीं होगा, सिनेरियो कहीं ना कहीं वही सेम रहने वाला है। तो अगर आपका बजट है इस साल एडमिशन लेने के लिए, आप उन कॉलेजेस को पसंद करते हैं, तो यस आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए काउंसलिंग की तरफ। और अगर आपका बजट नहीं था पहले भी, तो आपको रीनीट हो या ना हो आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी। अगर हो गया तो यस आपको एक डबल चांस मिल गया, एक अभी एग्जाम देने को मिल गया, इसके बाद दोबारा एग्जाम दे सकते हो अगर स्कोर कम रहा। बट आप अभी से ही एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, वहां पर अपनी तैयारी कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आप सबको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा गाइड कर पाएगी। और अगर आप अपनी एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको उसमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। हम चंडीगढ़ ऑफिस में बैठते हैं, हम यहाँ बैठ के आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा कॉलेज लेने में भी आपकी मदद करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।